अभी विश्वनाथ जी कह रहे थे कि जोरदार बोलिए। मैं लखीमपुर जब आया हूं तो यहां कोई जोरदार लोग ही मिले। अब जो जोरदार है उनका हाथ उठे, जो कमजोर है वो हाथ ना उठाए। इसलिए जिनका जो कमजोर होंगे उनका हाथ नहीं उठेगा भारत माता का। और जो मजबूत मंच पे भी देखेगा हो सकता कोई कमजोर बैठा हो। मेरे साथ जोर से बोलिए, बोलो भारत माता की। क्या बात है, भारत माता की। वंदे वंदे। मैंने पहले कहा था कोई कमजोर नहीं हो सकता यहां। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के भी सम्मानित कर्मठ और योग्य अध्यक्ष मेरे प्रिय श्री सुनील सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय शरद वाजपेयी जी, और यहां पर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरजन लाल वर्मा जी, और मैं उनके बाद में इस कार्यक्रम के आयोजक का नाम ले रहा हूं। क्योंकि छोटा जो होता है वो छोटा ही रहता है, और वो अमन गिरी के रूप में मैंने आज अरविंद गिरी की झलक देखी है। और मुझे मूड़ा की अपनी सभा में, चुनाव में मैं अरविंद गिरी जी की मूड़ा में एक सभा में आया था। तिल रखने की जगह नहीं थी और वो बड़ी शालीनता से अपना भाषण कर रहे थे, और उसमें भारी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग भी आए थे। अभी मैंने राजा अंसार जी को जब देखा तो मुझे वो याद आया, आज उनका सुयोग्य पुत्र, कहावत है ना कि शेर का बेटा शेर ही पैदा होता है, तो अमन गिरी यहां का सम्मानित विधायक, और जिनको मैं बहुत पारिवारिक परिदृश्य में जिनके साथ हम सब लोग मिलकर काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ थे वो आदरणीय रामकुमार वर्मा, उनके छोटे भाई, उनके पुत्र सुरजन जी तो उनके छोटे भाई हैं, पुत्र, इनकी सभा में भी मैं गया था। और जहां जहां मैं इत्तेफाक थी कि 100 में 100 नंबर में पाया था, जिन सभाओं में मैं गया वो सीट जीती जरूर थी। इसलिए अब ऐसे हमारे शशांक वर्मा आज निश्चित रूप में वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा रामकुमार जी करते थे। और मैंने बहुत प्रशंसा सुनी थी नगर पालिका अध्यक्ष की। ऐसे मेरे प्रिय विजय शुक्ला रिंकू जी, पंचायत अध्यक्ष बड़ी शिष्ट और शालीन आदरणीय कीर्ति महेश्वरी जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे और पार्टी का मीडिया प्रभारी भी अवध क्षेत्र के रहे, ऐसे आदरणीय राजेश मिश्रा जी, और जिनका विशेष लगाव कहूंगा तो लगभग हर महीने शायद आते होंगे, यहां से लखनऊ के पार्षद आदरणीय गिरीश शुक्ला जी, मेरे साथ युवा मोर्चे में काम जिन्होंने किया था, ऐसे मेरे प्रिय अवधेश मिश्रा जी, आदरणीय शत्रुघ्न मिश्रा जी, श्री प्रवीण मिश्रा जी जो युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, और विश्वनाथ सिंह जी के बारे में लोगों ने बताया कि हर चुनाव का संचालन करते हैं, और जब संचालन करते हैं तो वो चुनाव में जीतते हैं। आज मेरे सामने बैठे हुए पूर्व सैनिक कभी पूर्व नहीं होता, वो अभूतपूर्व होता है। ऐसे में अभूतपूर्व अपने सैनिकों को सत सत नमन वंदन और प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता है। मैंने क्यों कहा? क्योंकि लोग बोलते हैं कि जो सेवानिवृत्त हो गया सैनिक उसको पूर्व सैनिक कहने लगते हैं, बल्कि सेवानिवृत्त शब्द बड़ा खराब है। वो सेवाव्रत रहे, वो सेवाव्रत मतलब सेवा करते रहे, और अब उनको दूसरा दायित्व मिला है। सैनिक तो वो भी है जो राष्ट्र के प्रति चैतन्य भाव से
अपना खेतों में वो अनाज उगा रहा है। सैनिक तो वो भी है जो एक अच्छे शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ा रहा है। सैनिक वो भी है जो कम दाम पर लेकर और अच्छी तरीके से अपनी सेवा भाव में डॉक्टर चिकित्सा कर रहा है। जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है विशिष्टता के साथ, वही सैनिक है। लेकिन देश की रक्षा के लिए जो हथियार लेकर अपने को निछावर करने वाला सैनिक खड़ा है, स्तुतनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है। और आज मैं अमन गिरी जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने मुझसे कहा कि आप वहां पर मेरे वहां झंडारोहण करने 26 जनवरी को आया है। हमारे धर्मेंद्र गिरी जी जो मेरे सबसे प्रिय हैं, मोंटी, वो ये यहां पर आए क्योंकि अरविंद गिरी जी के परिवार से मेरा बहुत संबंध रहा है। आज मैं जब जनार्दन गिरी जी को और अजय गिरी जी को, उनके भाइयों को देखता हूं, तो लगता है कि वो भी अरविंद गिरी जी आने वाले होंगे। इन्होंने मुझसे कहा कि आपको आना है, और तमाम व्यस्तताओं के बाद भी मैं ऑल इंडिया लोकसभा चुनाव के लिए जो विस्तारक योजना थी उसका मैं कन्वीनर के नाते मेरे दौरा लगा हुआ था। लेकिन आज मुझे आकर खुशी हुई कि देश के लिए बलिदान करने वाले लोगों को स्मरण करने के लिए इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहां पर आए। ये 26 जनवरी संविधान का निर्माण का दिवस नहीं है। ये आपको अपने जो बापू कहते थे ना कि दे दी आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। साबरमती के संत को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन अभी 3 दिन पहले जिनकी जयंती हुई, सुभाष चंद्र बोस को भी हम लोग याद करते हैं कि नेताजी कहते थे कि तुम मुझे फोन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम भगत सिंह को भी याद करते हैं, जो चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त को भी याद करते हैं, उस अशफाकुल्लाह खान को भी याद करते हैं, उन ठाकुर रोशन सिंह को भी याद करते हैं, उन अब्दुल हमीद को भी याद करते हैं, उन रामकृष्ण खत्री को भी याद करते हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से देश को आजाद कराने की कोशिश की और अंग्रेजों से कहा कि बापू आप कहते हो कि अंग्रेज एक गाल पर छापड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, हम अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने बापू को प्रणाम करते हुए कहा कि बापू ये अंग्रेज बड़े धूर्त हैं, ये ऐसे आसानी से नहीं मारेंगे, ये अगर एक गाल पे झपड़ मारे तो दूसरे मुक्के से उनका जबड़ा तोड़ दो, तभी ये यहां से भागने वाले हैं। और ऐसा करने के बाद आपने देखा होगा कि वहां पर जो गोली चलाई जिन्होंने, लाला लाजपत राय के जिन्होंने लाठीचार्ज किया, उनका हत्या हुआ, तमाम हुआ, पता चला कि वो ढूंढ कर मारा है सैंडर्स को गोली मारने के लिए। कहां चंद्रशेखर आजाद, कहां भगत सिंह, कहां खुदीराम बोस, जो आजादी के लटक कर चले गए अपने, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। चंद्रशेखर आजाद से तो जब जेल में पकड़ के गए तो 16 साल के थे। उनसे पूछते हैं जेलर, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारा घर कहां है, उनका जेल है। पिता कौन है, उनका स्वाधीनता है। और स्वाधीनता का अलग जगाते हुए ये स्वतंत्र वीर ने हमें बड़ी मुश्किल से आजादी दिलाई। सुभाष चंद्र बोस जी का एक वाक्य मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि ये देश को आजाद करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आजादी के बाद अच्छे हाथों में शासन चला जाए, ये ज्यादा जरूरी है कि इससे ये काले अंग्रेजों की मानसिकता वहां पर ना रहने पाए। लेकिन देश आजाद हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी का ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है। जो भी राज रहा हो, कांग्रेस का राज आया, मैं यहां पर राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखो कश्मीर में कातले-आम हुआ, आधा कश्मीर हमारा दान में चला गया। चीन ने आक्रमण किया, बहुत सारी जमीन हमारी चीन में चली गई। पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तान में आया, अफगानी आतंकवादी हिंदुस्तान में आया, लूटा गोचा खसोटा बर्बाद किया।
और पता चला कि कभी कभी काशी विश्वनाथ पे गोली चलाई, तो कभी अयोध्या में बम का विस्फोट किया, कभी लखनऊ की कचहरी में विस्फोट किया, कहीं कहीं अक्षरधाम में विस्फोट किया। विस्फोट करने के बाद चला और जाके पता चला यहां से कश्मीर में चला गया और कश्मीर में हजरतगंज में जाकर बिरयानी खाई और दमाद की तरह पड़ के पाकिस्तान भाग गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोदी जी का युग में आतंकवादी नहीं आता, आतंकवादी आता है, लेकिन अब दवान बन के नहीं, अब वहीं पर मार के गाड़ के जहन्नुम के लिए रास्ता उसको दिखा दिया जाता है। सैनिक मुकाबला तब भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन जो नीति हमारी थी कि जो पत्थर मारने वाले आतंकी थे, आज वो वहां से भागे हैं। आज उसी श्रीनगर कश्मीर में तिरंगा लहराता है और वहां से फूल बरसते हैं। ये मोदी युग है और मोदी का युग इसलिए है कि हिंदुस्तान में, मैंने पहले कहा ना, कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, कभी तुर्क आए, कभी यूनानी आए, कभी पुर्तगाली आए, लूटा नोचा खदोटा बर्बाद किया, चले गए। एक चीज नहीं लूट पाए थे, वो थी हमारी संस्कृति। एक चीज नहीं लूट पाए थे, वो था हमारा संस्कार। एक चीज नहीं नष्ट कर पाए थे, वो था हमारा धर्म। जब धर्म को नष्ट करने की कोशिश की तो कहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बेटों को शहीद करा दिया, खुद शहीद हो गए। कहीं तेग बहादुर जी ने अपना सिर कटा लिया, लेकिन यहां के लोगों का धर्म का परिवर्तन और संस्कृत पर, संस्कार पर आक्रमण नहीं आने दिया। कल एक पूछ रहे थे मुझसे कि कहां है राम? मैंने कहा राम हिंदू के भी है, मुसलमान के भी है, सिख के भी है, ईसाई के भी है। गुरु का राम कब हुए? तो कांग्रेस ने एक एफिडेविट दिया था कि राम का जन्म हुआ ही नहीं था, अयोध्या थी ही नहीं, राम सेतु बंधु रामेश्वरम था ही नहीं। उसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उनको लोगों ने, सैनिकों ने पत्र लिखकर भेजा था और मनमोहन सिंह जी ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन वो बाहर नहीं आया था। ऐसा लोग बोलते हैं। उन्होंने कहा कि 3000 या 6000 से ज्यादा बार जो सिख धर्म ग्रंथ है उनमें राम का नाम आया है। अब कहते राम हुए नहीं, धर्म ग्रंथ झूठे हैं क्या? शास्त्र झूठे हैं। लेकिन कांग्रेस ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पर दे दिया था। एक शासक आया, संत प्रवृत्ति का शासक आया, वो सपने नहीं देखता था, उस सपने जनता के पूरे करने का कुवत रखता था, अधिकार रखता था, हिम्मत रखता था। वो शासक परिवार के लिए चिंता नहीं करता था, वो शासक जनता को अपना परिवार मानते हुए आता था। वो सरकार, वो शासक अफगानिस्तान से सिख धर्म ग्रंथ को वापस सुरक्षित, जब आतंकी घटना होती, लाने का कुवत करता था। वो पाकिस्तान में भी जो गुरुद्वारा, हमारा गुरुद्वारा है, पवित्र गुरुद्वारा, उसकी भी रक्षा करने का साहस रखता था। वो जब यमन में उसमें घटनाएं घट जाए, युद्ध छिड़ जाए, तो उनको वापस लाने के साहस रखता था। जब यूक्रेन और पता चला रशिया का युद्ध हो, दसियों हजार हमारा हिंदुस्तानी वहां पर फंस जाए, तो हिंदुस्तान से जहाज उड़ता है, जहाज पे हिंदुस्तान के मंत्री जाते हैं। मंत्री अब वो सेंट और लाली पाउडर लगाने वाले मंत्री नहीं, जाओ युद्ध भूमि पर और जाकर बचाकर लाओ हमारे यहाँ के हिंदुस्तानियों को। प्रधानमंत्री ने दायित्व सौंपा। एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, दूसरा फोन किया रशिया के राष्ट्रपति को, ये हिंदुस्तान का जहाज आ रहा है। मेरे जहाज आने के बाद वहां से गाड़ियां तैयार हैं, जिन पर तिरंगा लगा होगा, जिनके माथे पर तिरंगा होगा, जिनकी आवाज में भारत माता की जय होगी, उन पर गोली नहीं चलनी चाहिए। यूक्रेन का राष्ट्रपति कहता है मोदी जी नहीं चलेंगे, रशिया का राष्ट्रपति कहता है मोदी जी नहीं चलेगी, आपका झंडा लगा होना चाहिए। 10,000 से ऊपर भारतीय जो फंसे हैं, उनको लेने के लिए बारी बारी से बसें निकलती हैं, बारी बारी से वहां पर गाड़ियां, कारें निकलती हैं। ऊपर लगा हुआ झंडा है, वो भारत का तिरंगा है।
बोल रहे हैं भारत माता की जय, और सैनिक उनको सलूट किए हुए, यूक्रेन का भी, उनका दुश्मन रशिया का भी सैनिक उनको सलूट करता हुआ, और भारत के लोग निकल रहे हैं। पाकिस्तानी भी अपनी जान बचाने के लिए भारत की गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, बांग्लादेशी भी चढ़ जाते हैं, अमेरिका के भी चढ़ जाते हैं। जो भारत माता की जय बोलने से एतराज करता हुआ था, वो अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान का नागरिक भी भारत की गाड़ियों पर बैठकर भारत माता जय बोलता हुआ निकलता है। ये भारत की कुवत है, ये भारत की अस्मिता है, ये भारत की पहचान है। हिंदुस्तान पर आक्रमण पहले भी होते थे, लेकिन एक घटना घटी कि हमारे वहां पर आके उड़ी की घटना घटी, हमारे वहां दूसरी घटना घटी। पता चला हिंदुस्तान के विमान MiG-21 घुसा, पाकिस्तान की छाती पर मुंह डालते हुए अपने अपने गोला और बारूद गिराते हुए वापस लौटकर हिंदुस्तान चलाया। हमारा एक पायलट वहां पर रह गया था, अभिनंदन। उस अभिनंदन को भी मोदी जी का फोन पहुंचा, मियां इमरान वापस कर दो, नहीं तो 24 घंटे ज्यादा पड़ेंगे। और अभिनंदन को वहां के प्रधानमंत्री का बयान आया है कि वहां के जो सेनाध्यक्ष थे वो कांप रहे थे कि मोदी का फोन आ गया है और फोन आने के बाद हो जाएगा और हमारा पायलट अभिनंदन सुरक्षित चला आया। ये बदला हुआ भारत है। भारत बदला नहीं लेता, मोदी जी बदला नहीं लेते, बदलाव के लिए आए। यहां के लोगों की सोच में बदलाव आए, कार्य संस्कृति में बदलाव आए। जो नौजवान नौकरी नहीं, नौकरी के लिए नहीं, नौकरी देने वाला बने, स्टार्टअप को शुरू किया। उन्होंने कौशल विकास की योजनाओं को शुरू किया, उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। और यहां का नौजवान अब तेजी से हाथ में कंप्यूटर लेकर चल सके, वो सीन अब नहीं आएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ये हिंदुस्तान में आते थे तो भीख मांगते हुए कटोरा लिए हुए एक गरीब भिखारी की फोटो लेते थे। उसके बाद जाते थे तो भूख से तड़पते हुए बच्चे की फोटो लेते थे। फिर जाते थे तो लाइन पे हाथ में लोटा लिए सड़क के किनारे बैठे हुए लघु शंका करते हुए लोगों की फोटो लेते थे। डॉक्यूमेंट्री बनाकर वो प्रसारित करते थे कि ये भारत है, ये इंडिया है, और वो गरीब भारत की फोटो दिखाते थे। अमेरिका में हिंदुस्तान का नौजवान पढ़ने के लिए जाता था तो उसको बोलते थे इन भूखे नंगे हिंदुस्तानियों से बचकर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भोजन खा जाए। लेकिन अब 9 साल में जब मोदी युग का विद्यार्थी अमेरिका में, ब्रिटेन में कहीं जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति तो कहता है इन ब्रिलियंट स्कॉलर, ये बुद्धिमान हिंदुस्तानी बच्चों से बचकर रहो, कहीं ऐसा ना हो ये हमारे अमेरिका के बच्चों का ये रोजगार, एम्प्लॉयमेंट छीन ले। बदल गया है, बदल गया है समाज, आज बदल गई है मानसिकता। आज वही हिंदुस्तान आज राफेल ले रहा है लेकिन बनाएगा अपने वहां। वही हिंदुस्तान बुलेट ट्रेन मंगवा रहा है लेकिन बनाएगा अपने वहां। वही उत्तर प्रदेश जहां पर एक आधा बना हुआ एक्सप्रेसवे था, आज 6 सालों में 17 एक्सप्रेसवे बन गए। वही उत्तर प्रदेश जहां 2 हवाई अड्डे 6 साल पहले थे, आज 20 हवाई अड्डों पर काम चल रहा है, बनकर तैयार होंगे। वही उत्तर प्रदेश जहां आधी मेट्रो चली थी, आज 6 मेट्रो यहां पर काम कर रही है। वही उत्तर प्रदेश जहां पर कट्टा और गोला बारूद बनाने के लिए लोग आरोप लगाते थे, आज उन स्थानों पर आज तो बुंदेलखंड बदला है, वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल बनने जा रही है, वहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। आज वही नोएडा जहां पर आज दिल्ली के हवाई अड्डे से भी बड़ा जेवर में आज उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। आज वही उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का लगा है। वही उत्तर प्रदेश जहां पर 250 विद्यालय केवल 5 साल में बने। और वही जब वहां पर मुख्यमंत्री था, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ थे, तब से और आज तक हमारे मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 250 विद्यालय बने माध्यमिक के, 78 डिग्री कॉलेज बने, 15 विश्वविद्यालय बना। बदल गया उत्तर प्रदेश। चीन से लोग भाग रहे थे, वो मोबाइल बनाने वाली कंपनी यहां पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में उन्होंने लगा दिया और पता चला लाखों लोग को रोजगार अप्रत्यक्ष रूप में मिल गया। आज 100 मोबाइल पूरे भारतवर्ष में बनता है तो 70 मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश में बन रहा है।
ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। अब लोग यहां पर आते हैं। पहले क्या होता था, लोग पूछते थे उद्योग में कौन सा उद्योग सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश में, तो धीमी आवाज में बोलते थे उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में कट्टा बनाने के बहुत सारे जगह मिले हैं। उत्तर प्रदेश में पेशेवर हत्यारे और माफियाएं बहुत बड़ी संख्या में मिलेंगे। अपराध का साम्राज्य वाला उत्तर प्रदेश कहलाता था। लोग व्यंग में बोल देते थे कभी कभी कि उल्टा प्रदेश, ऐसे लोग व्यंग लगा देते थे। आज अपना हम लोग कहते सर्वोत्तम प्रदेश है। आज पहले तो माफिया की सवारी निकलती थी, और माफिया की जब सवारी निकलती थी तो पता लगा थाने की पुलिस भी अंदर हो जाती थी। एक जगह पे थाने का एक सीओ, डिप्टी एसपी और खान, बहुत बहादुर, वो अब्दुल खान उसका नाम था, कुछ और शायद पहले लगा हुआ था, वो बेचारा उन माफिया का सामना करने के लिए विरोध करने लगा। थाने के अंदर घुसकर तलपट्टी पे गोली लगाकर उसको मार दी गई। जियाउल हक को मार दिया गया। सामने से माफिया काली पट्टी बांधकर स्टेन गन लेकर अवैध जब निकलता था तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसको लगता था सामने ना पड़ो कहीं कोई और ना हो जाए। वही माइके लाल आज पता चला, आज एक पुलिस का छोटा सा कांस्टेबल डंडी लेकर पहुंच जाता है तो माफिया का पूरा परिवार आज घर के अंदर बैठकर ही वो कहता है कि हम अपराध नहीं करने वाले, हमारे से कोई संबंध नहीं। पहले उनकी सवारी निकलती थी, अब स्वर्ग की सवारी निकल जाती है। अब सीधे नहीं, अब तीन ही काम होता है, या तो अपराध छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। अगर उत्तर प्रदेश भी नहीं छोड़ा तो ऐसी जगह छोड़ना पड़ेगा जहां से लौटना मुश्किल है। अब ये उत्तर प्रदेश कानून वाला प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में संविधान का काम करता है। अब जानो, मोदी जी ने भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण बड़ी बातें कही हैं। उन सबके लिए मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास किया है। उन्होंने जाति में नहीं बांटा। कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया है। कर्पूरी ठाकुर जी वैसे तो जाति से अति पिछड़ा थे, लेकिन समाज उत्थान के लिए उन्होंने पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में काम किया था। उनको दिया गया है, हम अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री का। लेकिन लोग कौन है, वो बांटो, डांटो, काटो, छाटो, राज्य करो, ये अंग्रेज की नीति थी। और यही नीति को अंग्रेजों के बड़े प्यारे प्यारे कांग्रेस के लोगों ने आजादी के बाद अपनाई। पहले कभी जाति के नाम किसी ने सुना था क्या? ये कुछ समय, कुछ 100 वर्षों की पूर्व की जाति बनाई गई। आपने किसी ऋषि को सुना था कि ये श्रीवास्तव है, ये शर्मा है, ये मिश्रा है? कभी सुना था किसी ने? नहीं सुना था। वो महर्षि रविदास भी हुए तो महर्षि वाल्मीकि भी हुए। अब आज कितना होता, कहते हैं तो एससी है, ये तो फलाना है। लेकिन आज रविदास महर्षि को भी पूछते हैं। आज देव राजा भी श्री राम जन्मभूमि के लोकार्पण में प्रतिष्ठित होकर बैठते हैं। तो इमामों के जो समूह है, उसके पूरे भारत का जो अध्यक्ष है इमाम, वो भी इमाम साहब भी जाकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के समय वहां पर बैठकर गवाह बनते हैं, उस इतिहास के साक्ष्य के। यही मोदी राज्य है। जो देश का है वो मेरा है, जो देश का नहीं है वो किसी का नहीं है, और जो किसी का नहीं है उसको रहने का अधिकार नहीं है। ये सपा बसपा माकपा भाकपा, ये आप, ये पाप, ये कहां के क्रिया और कर्म। आज मुझे एक में भी रास्ते में देख रहा था एक वीडियो, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि मेरी नानी ने कहा है कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनेगा, वहां पर कुछ और बनवा दो, स्कूल बनवा दो, पाठशाला बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, और वहां पर किसी को नहीं जाना है।
और आज उनका एक वीडियो आ रहा था, सभी को वहां पर जाना है, रामलला के दर्शन करना है, हम बसों को भिजवा देंगे, हम रेलगाड़ी चलवा देंगे। अरे जो तुम रेल मंत्री तो हो नहीं, तुम रेल मंत्री नहीं हो, तुम रेलगाड़ी क्या चलवा दोगे? लेकिन आज राम याद आ गए। आज राम क्यों याद आ गए? क्योंकि वोट चाहिए चुनाव में, और चुनाव में वोट चाहिए तो उनको इस प्रकार की भाषा को लोग बोलेंगे। इन्होंने अगड़े को पिछड़े से लड़वाया, पिछड़े को अनुसूचित से लड़वाया, अनुसूचित को अति पिछड़ा से लड़वाया, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, मुसलमान को सिख से लड़वाया, सिख को किसी और से लड़वाया। हिंदुस्तान में रहो, काटो डांटो बांटो छाटो की नीति पर यह चलते रहे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अमन गिरी ने तो आज कमाल कर दिया। 100 फीट का ऊंचाई वाला झंडा, और मैं समझता हूं 70 किलो से ऊपर का झंडा है। शायद आज आप कोई रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मुझको लगता है कि तो लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड का सबसे बड़ा झंडा उत्तर प्रदेश का है। इस 26 जनवरी के उत्सव का सबसे बड़ा झंडा फहराने का जो आज गौरव मिला है, वो आपके लखीमपुर जिले को मिला है। मैं बधाई देता हूं अमन गिरी को कि उन्होंने कम से कम अपने राष्ट्रभक्त को 26 जनवरी के पहले ये इन्होंने इसको कार्यक्रम को किया। मैं तो बहुत उन पुण्यात्मा को जो जिनकी वहां पर मूर्ति थी अग्रहोत्री जी का, नानक चंद अग्रहोत्री जी का, उनका स्मरण कर रहा था, उनके कार्यों को वहां पर देख रहा था। मैं इतना ही कहूंगा कि आज देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हिंदुस्तान के नहीं सोचते, उनकी जात नहीं है, उनका धर्म नहीं है, उनका कोई ईमान नहीं है। उनका एक ही ईमान है कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद कर दो। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अमृत को दे तिलांजलि, विष को छाट रहे हैं, कोयले में हीरों की कमी छाट रहे हैं, जाने कहां पड़े हैं, कहां से अक्ल मिली, जिस दाल पे बैठे हैं उस दाल को काट रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जिस देश में रहते उसी के लिए राम पैदा नहीं हुए थे। ये अशफाकुल्लाह का नाम नहीं लोगे, ये लादेन भाई मेरे थे। अरे लादेन भाई कहां से तुम्हारे हो सकते हैं? तुम्हारा पूर्वज तो अब्दुल कलाम है जो राष्ट्रपति है, तुम्हारा पूर्वज तो अशफाकुल्लाह का है जो तुम्हारे देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, तुम्हारा पूर्वज तो अब्दुल हमीद है जिसने अपने प्राणों का निछावर देके अपने टैंक से पाकिस्तानियों को घुसने नहीं दिया। ये लोग लड़ाते हैं, ये लोग उनकी वीर शूरमाओं को याद नहीं करते। अब कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाल दिवस है, वीर बाल दिवस, उन्होंने जब साहबजादे कौन थे जानते हो आप लोग? आज तक कोई क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं हमारे इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया? मैं उप मुख्यमंत्री था, माध्यमिक शिक्षा मंत्री था। आदरणीय योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने। एक दिन मुझे बुला कर कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने एक किस्सा में एक गुरुद्वारे में एक भाषण बोल रहा था, मैं अपना प्रचार शुरू करता था तो जो नाका हिंडोला का गुरुद्वारा था वहीं फिर मैं अपना पटका पहन के अपना दोनों महापौर का चुनाव वहीं आशीर्वाद देकर मैं करता था। मैंने उनको किस्सा सुनाया था कि किस प्रकार से भाई फतेह सिंह का, भाई अजीत सिंह का और तमाम उनके चारों भाइयों का गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान हुआ। और उनका मैं अपने बंगले पर मनाऊंगा। कोई चुनाव नहीं था जो वोट चाहिए था। 2017 में चुनाव जीत कर आए थे और पहली बार देश के किसी मुख्यमंत्री के घर में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया है। और साहबजादों का बलिदान कि गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे तो वहां पर मार दिए गए, जो युद्ध हुआ तो वहां के मुगलों के साथ में, और 2 बेटे बचे थे जो छोटे छोटे थे, उनको पकड़ लिया गया और पकड़ के उनको कहा गया कि तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुम ये बताओ कि तुम अपना धर्म बदल दो। उसने अपने पिता का स्मरण किया बच्चों ने। उन्होंने कहा क्या धर्म बदलने से मृत्यु नहीं आएगी? उनका नहीं आएगी। तो बोले फिर मेरा धर्म कौन सा बुरा है? उनका तुमको दीवार में चुन दिया जाएगा। दीवार के ईंटें बढ़ते जा रहे थे और दीवार की ईंटों में उन बच्चों का पैर का घुटना आ रहा था जिससे दीवार टेढ़ी हो जा रही थी।
मुगल शासकों ने उनके पैर के घुटनों को छीन दिया, वो चाकू से छीन छीन के काट दिया। बच्चे केवल वाहे गुरु लगा रहे थे और वो अपने अपने धर्म की बातों को कर रहे थे, विचलित हुए धर्म को और जोर से बोल रहे थे, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। दीवार चुनते चुनते जब ऊपर आ गई तो छोटे वाले भाई के ऊपर दीवार पहले पहुंच गई, जो लंबा था बड़ा वाला, उसके पास बाद में आ रही, उसके आंखों से आंसू आ गए। तो किसी ने पूछा डर गए? अभी भी मौका है। उसका डर नहीं गया। ये मेरा छोटा भाई था, आज पहले दीवार में चुन के अपने को बलिदान कर देगा। मुझे बारी मेरी थी, मैं पहले आया था, पहले मेरा बलिदान होना चाहिए। इसको पहली बार बीजेपी सरकार ने पहली बार इसको वीर बाल दिवस के रूप में मोदी जी ने पूरे देश में कर दिया कि बाल दिवस मनेगा बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों के लिए प्रेरणा कौन है? बच्चों के लिए प्रेरणा तो वो है जिसने अपनी छोटी सी अवस्था में अपना बलिदान इस देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने ईमान के लिए दे दिया। आज वीर बाल दिवस मना। मैंने जब महापौर के बाद में मैं उप मुख्यमंत्री बना तो अपने किताबों के कोर्स में माननीय योगी जी के आदेश पर हम लोगों ने वीर जो साहबजादे थे उनका इतिहास पूरा पन्नों पे लिखा। और जब वीर बाल दिवस होता था तो उस पे उन लोगों के जो 1 घंटा हर विद्यालयों में उनके बारे में बताया जाता था कौन है। हमको अपने पूर्वजों को जानना चाहिए, हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जानना चाहिए, हमें उनको जानना चाहिए जिन्होंने हमें हमारे लिए अपना शहादत दी है। मैं महापौर था लखनऊ पे, मैंने कारगिल स्मृति वाटिका बनाई। उसके बाद में मैंने एक शहीद स्थल बनाया जो 1857 के बाद से अब तक के शहीद थे। और मैंने कहा इनका नाम लिखा जाना चाहिए, इनके पिता को हर 26 जुलाई को कारगिल विजय स्मृति दिवस पे इनका सम्मान होना चाहिए। आज मैं अमन गिरी जी को इसलिए बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने सैनिकों को सम्मान का रखा है। वो कह रहे थे सबको बुलाऊंगा नहीं, सैनिक उठकर ऊपर नहीं आएगा, ऊपर वाला उठकर नीचे जाएगा और वो सैनिकों को माला पहनाएगा, क्योंकि सैनिक किसी भी व्यक्ति से बड़ा होता है और जो देश के लिए है उसके लिए। विवेकानंद जी एक बार कहते थे, मैं कहते बात समाप्त करूंगा, तो मुझे जाना था, इतना अच्छी भीड़ को देखकर मैं बोलने लगा। लेकिन वो कहते थे, एक बार मेरा एक लेक्चर हुआ अमेरिका में और उसके बाद मैंने कहा मैं शिकागो देखना चाहता हूं कि जहां पर विवेकानंद जी ने भाषण दिया। मुझे वहां के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुझे ले गए और उन्होंने वो हॉल दिखाया। हॉल पे स्वामी जी के बारे में लिखा था। तो उन्होंने बताया कि एक हार्वर्ड के ही प्रोफेसर थे जो स्वामी विवेकानंद को ले गए थे और स्वामी जी को भाषण करना था, भारतीय संस्कृत के बारे में भाषण करना था। और वो लुंगी और साफा पहन के गए तो उनसे कम जानकार लोगों को मंच पे बैठा लिया। जैसे ये तो सब जानकार है, मैं तो कम जानकार था, मुझे मंच पे बैठा लिया, सैनिक पीछे बैठे रहे। वैसे जो बुद्धिमान थे वो बेचारे नीचे थे, विवेकानंद जी के मंच पर पता चला कि वो कम जानकार भाषण वाले थे, वो बैठ गए। तो वो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कार्यक्रम वो उनके पास में आया और बोले, स्वामी जी मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आप ऐसा विद्वान नीचे बैठा है और आपसे कम जानकार लोग ऊपर बैठे। उनका घबराओ मत, जो नीचे बैठा होता है उसके पास ऊपर जाने का अवसर रहता है, लेकिन जो ऊपर बैठा है, जरा खासतौर से नेता के लिए कि ऊपर बैठा जरा से गड़बड़ किया तो नीचे आने में देर नहीं लगती। इसलिए जो नीचे का स्थान है सबको मेरा प्रणाम है। आप ज्यादा ऊंचे हो, ऊंचे वाले तो ऊंचे हैं ही हैं, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्ति ऊपर बैठ गया, इसलिए मैंने इन्होंने कहा कि उनको ऊपर बैठा के करेंगे। तो मैंने कहा अमनगिरी सैनिक है, नीचे चलना चाहिए, पहले उनको माला पहनाएंगे। भैया ये करना कि जो सैनिक नहीं है, पूर्व सैनिक अगर आगे बैठ गए होंगे इस लाइन में तो पीछे चले जाएंगे। उनका सम्मान जिसमें ना हो पाए, सैनिकों के साथ के नाम पर आपका गैर सैनिक का सम्मान ना हो, इसलिए अपने आप से देश के सम्मान में उठ के चले जाना। अगर आप सैनिक नहीं हो तो आप हर जगह बगैर के कोई आपको टोके